हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल ऑनलाइन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक सीरीज लेकर चले थे आधुनिक भारत का, तो आज उसी का दूसरा पार्ट भी हम लोग लेकर आए हैं, जो आपको सामने दिख रहा होगा। ये आपका बक्सर और प्लासी के युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे और पूरा चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्लासी से संबंधित पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और बक्सर से भी संबंधित पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन पहला आपका दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। भारत में ब्रिटिश सत्ता का आरंभ, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? किस युद्ध से माना जाता है? तो आप देखिएगा ऑप्शन में होगा प्लासी का युद्ध, पानीपत की तीसरी लड़ाई से, प्लासी के युद्ध से और अंबुर का युद्ध। क्या था? बक्सर के युद्ध से, पानीपत की तीसरी लड़ाई से, प्लासी के युद्ध से और अंबुर के युद्ध से। ये आपका 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ऐसे इसका आंसर बताया जाए तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो प्लासी के युद्ध से। क्या आंसर होगा? प्लासी के युद्ध से। तो हम लोग प्लासी के युद्ध को थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि प्लासी का युद्ध कारण क्या था, क्यों हुआ और किसके साथ हुआ, ये इसकी थोड़ी हम लोग जानकारी रखते हैं। तो चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। तो प्लासी के युद्ध के बारे में अगर जानकारी लेना है तो हम लोग प्लासी का युद्ध के बारे में समझते हैं। पहले उसकी थोड़ी सी और पीछे चलेंगे हम लोग कि बंगाल जो था, बंगाल एक तरीका से भारत में अन्य राज्यों की तुलना में क्या था, ये धनी और समृद्ध था। धनी और समृद्ध होने के कारण अंग्रेज़ की भी नज़र का इसी पर टिका हुआ था। तो और कलकत्ता नगर की बात अगर किया जाए तो कलकत्ता की जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा? कलकत्ता की स्थापना जॉब चारनाक द्वारा किया गया था। ये कलकत्ता नगर के जो जॉब चारनाक द्वारा किया गया था, इसमें आप देखिएगा कि 3 शहर यानी कि सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकट, ये तीनों को मिलाकर आपका कलकत्ता नगर की स्थापना किया गया था। और ये इसी जगह पर, ये तीनों की जगह पर आप देखिएगा, इसी की जगह पर, ये तीनों की जगह पर आपको देखने को मिलेगा क्या? तो यहाँ पर फोर्ट विलियम, यहाँ पर जो था क्या बनाया गया था? तो फोर्ट विलियम के भी स्थापना किया गया था। जिसका प्रेसिडेंट कौन था? जिसका प्रेसिडेंट आपका कौन था? तो चार्ल्स आयर। प्रेसिडेंट कौन था? चार्ल्स आयर। इसके बाद आप देखिए कि 1700 ईस्वी में कलकत्ता नगर की स्थापना हुआ था। 1700 ईस्वी में कलकत्ता नगर की स्थापना हुआ। थोड़ी और हम लोग बात कर लें कि बंगाल में अगर देखा जाए, मुग़ल प्रांत में अगर बंगाल में बात किया जाए, बंगाल में मुग़ल प्रांत के समय की बात किया जाए तो इस समय देखिएगा कि 2 पद निर्धारित था। एक पद था सूबेदार का पद। क्या था? एक सूबेदार किसको कहते थे? तो सूबेदार आपका जो प्रांत का प्रमुख होता था, जो प्रांत का प्रमुख होता था। और एक पद था दीवान किसको कहते थे? राजस्व संबंधी, जिसके पास राजस्व संबंधी अधिकार होता था उसको दीवान कहते थे। तो सूबेदार के पद पर आप देखिएगा, सूबेदार के पद पर, तो सूबेदार के पद पर कौन था? सूबेदार के पद पर कौन था? तो अजीम मुसान को रखा गया था, जो राज दरबार से संबंधित था, है ना? किससे संबंधित था? तो राज दरबार से। ये हमेशा कहाँ रहता था? ये हमेशा बंगाल में न रहकर दिल्ली में मौज मस्ती बेचारा कर रहा था, राजा से संबंधित था ही। वहीं पर देखिए दीवान के पद पर जो था उस समय बंगाल में
वो था मुर्शीद कुली खां। क्या नाम था उसका? मुर्शीद कुली खां, है ना, जो मुर्शीद है ना, ये दीवान के पद पर 1700 से ही रहना शुरू कर दिया था इसका पद। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि अजीब मुसान तो हमेशा कहाँ रहता था? दिल्ली में। तो सूबेदार का पद भी मुर्शीद कुली खां को ही संभालना पड़ता था। सूबेदार के पद भी किसको संभालना पड़ता था? मुर्शीद कुली खां के ही। तो इसके जिसके कारण क्या हुआ कि मुर्शीद कुली खां को फिर से, यानी कि मुर्शीद कुली खां को क्या किया गया? मुर्शीद कुली खां को 1717 ईस्वी में, डेट को याद रखिएगा, 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। और सूबेदार बना दिया गया, लेकिन इसका जो वास्तविक जो शासन व्यवस्था था, वास्तविक शासन व्यवस्था कब से चला था? 1700 से ही शुरू हुआ था दीवान के पद पर। और इसी के समय मुर्शीद कुली खां जब बैठा बंगाल के सूबेदार के पद पर, तो सूबेदार के पद पर बैठने के साथ ही इसने क्या किया कि सूबेदार के पद, है ना, सूबेदार के जगह पर इन्होंने अब क्या किया कि जो मुर्शीद कुली खां क्या किया, अब यहाँ पर नवाब का पद बना लिया। तो यानी कि कहा जाए कि मुर्शीद कुली खां, यानी कि बंगाल का अगर पूछा जाए, बंगाल का पहला नवाब कौन था? तो मुर्शीद कुली खां था। और बंगाल का अंतिम सूबेदार पूछा जाएगा, है ना, जो किसके द्वारा नियुक्त किया? मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का अंतिम सूबेदार। तो बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो बंगाल का अंतिम सूबेदार के रूप में आप देखिएगा कि कौन था? मुर्शीद कुली खां। आप लोग याद रखिएगा कि बंगाल का अंतिम सूबेदार मुगल शासक के द्वारा नियुक्त किया गया मुर्शीद कुली खां। बंगाल का प्रथम नवाब किससे घोषित किया गया? मुर्शीद कुली खां। आज मुर्शीद कुली खां ही ने क्या किया कि पद को क्या किया? वंशगत शुरू कर दिया। पद को वंशगत बना दिया गया। कभी कभी यही पूछ देगा कि क्रम पूछ देगा कि बंगाल के नवाबों का क्रम बताइए। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल के नवाबों का क्रम अगर पूछ दिया जाए तो बंगाल के नवाब का क्रम अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तो पहला आपको ध्यान होगा कि आप पहला देखिए कौन था? मुर्शीद कुली खां। कौन था? मुर्शीद कुली खां। उसके बाद जो बना मुर्शीद कुली खां के बनने के बाद ये इसका 1727 ईस्वी में मृत्यु है था। मृत्यु कब होता है? 1727 में मृत्यु हो जाने के बाद फिर कौन बनता है? तो शुजाउद्दीन। सीरीज आप लोग सही से याद रखिएगा। शुजाउद्दीन जो था वो मुर्शीद कुली खां का कौन था? दामाद था। ये मुर्शीद कुली खां का दामाद था। उसके बाद देखिएगा मुर्शीद कुली खां के बाद जो बना उसका नाम था सरफराज। क्या नाम था? सरफराज, जो शुजाउद्दीन का बेटा था। उसके बाद देखिएगा सरफराज खां के बाद अब देखिएगा कि अलीवर्दी खां आता है। अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां के बाद आपको ध्यान होगा कि सिराजुद्दौला। कौन आता? सिराजुद्दौला। तो ध्यान रखिएगा, मुर्शीद कुली खां, फिर शुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला आता है। इसके बाद थोड़ा सा और ध्यान रखें कि सिराजुद्दौला यानी कि अलीवर्दी खां के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। तो अलीवर्दी खां क्या था? इसका एक भी बेटा नहीं था, मात्र इसकी 3 बेटियां ही थी। तो 3 पुत्री ही थी, और 3 पुत्री की सबसे छोटी बेटी का ही कौन? आपका सिराजुद्दौला बेटा था। यानी कि सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का क्या था? नाती था, है ना। अलीवर्दी खां का क्या था? नाती था। लेकिन अलीवर्दी खां का नाती था, इसको तो गद्दी पर बैठाया, लेकिन इसका विरोधी का कमी नहीं था, क्योंकि इसके विरोध में इसकी मौसी कौन? तो इसकी मौसी का नाम था, या मासी जो भी कहिए, तो इसका मासी का नाम था आपका घसीटी बेगम। क्या नाम था? घसीटी बेगम, है ना।
कहाँ के, ढाका की मौसी थी। उसके बाद पूर्णिया का नवाब कौन, तो शौकत जंग पूर्णिया का नवाब है ना, कहाँ का, पूर्णिया का नवाब था, पूर्णिया का नवाब। और इसकी बात किया जाए तो और इसमें कौन विरोधी था, अन्य विरोधियों में अगर बात किया जाए कि अन्य विरोधी कौन कौन था, अन्य विरोधी में आपका मीर जाफर, जगत सेठ, कुछ कुछ का नाम याद रखिए, जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीर चंद, और वहीं पर आप देखिएगा कि राजबल्लभ भी था, ये सभी विरोध। और एक अंग्रेज तो इसका विरोध था ही, अंग्रेज भी था, है ना। तो अंग्रेज भी इसका विरोध था। अंग्रेज के बारे में अलीवर्दी खां का कुछ बात था, वो भी कहता था, क्या कहा था, अलीवर्दी खां बोला था कि यूरोपियों के बारे में बोला था कि यूरोपियों की तुलना किससे क्या था, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से, किससे क्या था, मधुमक्खियों से। इन्होंने कहा, मधुमक्खियों से तुलना किया कि जिस प्रकार मधुमक्खी को अगर छेड़ा जाए, है ना, छेड़ा जाए मधुमक्खी को तो क्या देगा, वो मधुमक्खी को छेड़ा जाए तो क्या होगा, काट काट के मार देगी, अगर उसे छेड़ा ना जाए तो क्या, शहद देगी। यही है इसका बात। तो कभी कभी पूछ देता है कि यूरोपियों के संबंध में इसकी ये बात किसके द्वारा कहा गया था, तो अलीवर्दी खां के द्वारा, कि यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो शहद देगी और इन्हें छेड़ा जाए तो काट काट के मार देगी। तो अलीवर्दी खां जो कि अपने नाती सिराजुद्दौला को बैठाता है ना, सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठने के साथ ही सिराजुद्दौला को, है ना, बंगाल का नवाब बनाया था। कब, 1756 में। तो सिराजुद्दौला का बंगाल का नवाब बना 1756 ईस्वी में। जब 1756 ईस्वी में बना तो विरोध भी इसका होना शुरू हो गया। लेकिन सिराजुद्दौला ने भी क्या देखा कि अंग्रेज़ों की क्या थी, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही थी, कहाँ, बंगाल में। तो अंग्रेज़ों की व्यापारिक गतिविधियां जब बढ़ रही थी तो इसी बढ़ते हुए क्रम में सिराजुद्दौला सोचा कि ये तो बहुत घातक होने वाला है। तो इसने क्या किया कि 1756 ईस्वी में क्या किया, कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया, कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया सिराजुद्दौला। कहा कि अब वर्चस्व बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधि अंग्रेज़ों का बढ़ रहा है, तो मेरी क्या होगा। तो इसने क्या, कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। कलकत्ता पर आक्रमण करने के बाद ही इसने क्या किया कि जो वहाँ पर फोर्ट विलियम, है ना, फोर्ट विलियम जो किला था उसको क्या किया, घेर लिया, उसको घेर लिया। घेरने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ सैनिक थे, है ना, कुछ जो सैनिक वहाँ पर थे उसको क्या किया गया कि उसको बंदी बना लिया गया। सैनिक को क्या किया गया, बंदी बना लिया। लमसम में कहा जाता है कि ये सैनिक 146 सैनिक थे, ऐसा मान लिया जाता है। तो ये घटना आपको देखने को मिलेगा 20 जून 1756 को। इसने क्या किया कि फोर्ट विलियम को घेरा डालकर आपका 20 जून 1756 को 140 सैनिकों को क्या किया, 140 सैनिकों को कब्जा कर लिया, बंदी बना लिया। ये 20 जून 1756 की बात होती है। लेकिन अगले दिन जब निकाला जाता है, वहाँ खोला जाता है गेट को, क्योंकि एक छोटा सा काल कोठरी था, बहुत छोटा, है ना, उसमें बहुत छोटा में 140 लोग को जो है कि रखा गया था, ऐसा कहा जाता है। तो 140 को तो अगले दिन जब खोला जाता है तो मालूम चलता है कि उसमें से मात्र कितने सैनिक, तो 23 सैनिक ही बचते हैं। 140 में से मात्र 23 अंग्रेज सैनिक बचते हैं, मात्र 23। और ये घटना के बारे में, क्योंकि इसमें एक हॉलवेल नाम का भी व्यक्ति उसमें शामिल था, हॉलवेल, और ये 23 अंग्रेज जो बचते हैं सैनिक, उसमें हॉलवेल भी बच जाता है। और इसी पूरा घटना को ये हॉलवेल बताता है। इसीलिए इस घटना को हम लोग
ब्लैक होल, क्या कहते हैं हम लोग, ब्लैक होल की घटना के नाम से भी जानते हैं। तो अगर पूछ दिया जाए कि ब्लैक होल की घटना कब हुआ था, तो कब बताइएगा, 20 जून 1756 को। यही घटना था कि 146 सैनिकों को रखा गया था एक छोटी सी काल कोठरी में, लेकिन अगले दिन निकालने के बाद क्या हुआ, मात्र 23 अंग्रेज व्यक्ति बचे, सैनिक बचे। और उसी में जो है कि मात्र हॉलवेल भी उसमें शामिल था, जो इस घटना को, पूरे घटना को बताता है। थोड़ा सा और हम लोग चर्चा करेंगे आगे कि ये जो इसके बाद क्या होता है, इस सब घटना होने के बाद मद्रास में उस समय क्लाइव था, मद्रास में क्लाइव था। तो क्लाइव को मद्रास से बुला लिया जाता है, क्लाइव को मद्रास से बुलाता है, और फिर वाटसन के, मतलब क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में, क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना कहाँ, कलकत्ता पहुंच जाती है, कलकत्ता पहुंच जाती है। कलकत्ता पहुंचने के बाद वहाँ पर देखिएगा कि अलीवर्दी खां से, कलकत्ता पहुंचने के बाद अलीवर्दी खां से क्या करता है, इन्होंने एक संधि कर लेती है। उस संधि का नाम होता है अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि। तो कभी कभी ये भी पूछ देगा कि अलीनगर की संधि कब होता है, तो अलीनगर की संधि आप अगर डेट भी याद रखना चाहते तो 9 फरवरी 1757 को, यानी कि जो बंगाल था, संधि के बाद तुरंत कौन, सिराजुद्दौला ने क्या करता है कि बंगाल का नाम ही अलीनगर कर देता है। तो एक तरह से बंगाल का नाम भी अलीनगर था, सिराजुद्दौला के द्वारा किया गया था। तो 9 फरवरी 1757 को संधि होती है, अलीनगर की संधि। और इसके तहत जो पुराने अंग्रेज़ों को अधिकार दिए गए थे, अंग्रेज़ों को जो पुराने अधिकार थे, वो क्या हुआ, अंग्रेज़ों को पुराने अधिकार प्राप्त हो गए। अलीनगर संधि के बाद फिर आगे क्या होता है कि अंग्रेज पूरा आक्रांता की स्थिति में आ जाते हैं। अंग्रेज क्या होता है, आक्रांता की स्थिति में आ जाते हैं, आक्रांता की स्थिति में आ जाते हैं। और इसी के बाद ही क्लाइव ने क्या कहता, क्लाइव सैन्य अभियान अपना शुरू कर देता है। तो क्लाइव अपना सैन्य अभियान कहाँ शुरू करता है, तो चंद्रनगर से। कहाँ शुरू करता है, तो चंद्रनगर से शुरू करता है। चंद्रनगर से शुरू करने के बाद ही इसके बाद धीरे धीरे शुरू करने के बाद ये धीरे धीरे पलासी तक पहुंच जाता है। कहाँ, पलासी तक पहुंच जाता है। जब पलासी तक पहुंच जाता है उसके बाद देखिएगा कि एक और घटनाक्रम बनता है, एक युद्ध की संभावना बन जाती है, जिस युद्ध का नाम है क्या, इस युद्ध का नाम है पलासी का युद्ध। क्या नाम है, पलासी का युद्ध। ये पलासी का युद्ध कब शुरू होता है, तो 23 जून 1757 को, यानी कि 20 जून 1756 को आप देखिएगा कि ब्लैक होल की घटना होती है। इसके जस्ट एक साल बाद लमसम में, मतलब 23 जून 1757 को पलासी की युद्ध शुरू होती है। पलासी के युद्ध जैसा ही शुरू होती है, तो इससे पहले ही, शुरू होने से पहले ही क्या करता है, क्लाइव बहुत दिमाग का तेज था। क्लाइव क्या करता है कि जितने भी क्या जो सिराजुद्दौला के पक्ष में थे उसको अपने पक्ष में कर लेता है। जैसे सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति कौन था, सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति कौन था, तो आपका मीर जाफ़र था, है ना। तो मीर जाफ़र ही एक तरह से बहुत बड़ा धोखा किया सिराजुद्दौला के साथ। और मीर जाफ़र के साथ साथ और किसको मिला लिया अंग्रेज, तो जितने इसके विरोधी थे, जैसे जगत सेठ जिस समय बना था उसी टाइम ये लोग विरोधी था, है ना। उसके बाद राय दुर्लभ देखिएगा, राय दुर्लभ, जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीन चंद,
ये सब का, इसको अंग्रेज ने अपने पक्ष में, अंग्रेज कौन, क्लाइव, क्लाइव क्या क्या अपने पक्ष में मिला लिया। मिलाने के बाद क्या करता है कि जब शुरू होता है प्लासी का युद्ध, है ना, 23 जून 1757 को जब शुरू हो जाता है, तो क्लाइव और अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व था, नेतृत्व कौन करता, कौन, अंग्रेज के तरफ से, अंग्रेज के नेतृत्व करता कौन, तो आपका क्लाइव हो गया, क्लाइव, है ना। और नवाब की सेना का कौन कर रहा था, तो नवाब की सेना का कौन, क्योंकि ये प्रमुख सैन्य सेनापति कौन था, मीर जाफ़र, तो मीर जाफ़र कर रहा था। लेकिन मीर जाफ़र तो ऑलरेडी मिल गया था उससे, मिलने के बाद ही आप देखिएगा कि ये विश्वासघात किया, और इसके जो सिराजुद्दौला का जो एक विश्वास भी जो था, जो मतलब कि मीर मदान, है ना, मीर मदान और मोहनलाल, मीर मदान और मोहनलाल को इन्होंने क्या किया कि हत्या कर देता है। जब हत्या हो जाती है, ये विश्वसनीय सैनिक था, सबसे विश्वासी सैनिक था सिराजुद्दौला का, जब इसकी हत्या हो जाती है तो इसके बाद जो है कि सिराजुद्दौला भाग जाता है। सिराजुद्दौला भाग कर कहाँ चला जाता है, ये मुर्शिदाबाद में चला जाता है, मुर्शिदाबाद में चला जाता है। मुर्शिदाबाद जैसा ही पहुँचता है तो वहाँ पर किसका, मीर जाफ़र का बेटा ऑलरेडी वहाँ पर पहले से मौजूद था। तो मीर जाफ़र का बेटा वहाँ पर मौजूद था पहले से ही बेटा, उस बेटा का नाम क्या था, मीरन। तो मीर मीरन ही ने के आदेश पर, मीर मीरन के आदेश पर ही एक और नाम आता है, मोहम्मद अली बेग, यानी कि वहाँ पर कहाँ पे, आपका मुर्शिदाबाद में मीर जाफ़र के बेटा मीर मीरन के आदेश पर मोहम्मद अली बेग ने सिराजुद्दौला की क्या करता, हत्या कर देता है, सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है, सिराजुद्दौला का हत्या कर देता है। और सिराजुद्दौला का हत्या जब हो जाता है उसके बाद अंग्रेज तो आ ही जाता है, उसके पूरा वर्चस्व उसके पास आ जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो पलासी था, ये जो पलासी है, कहीं कहीं पूछ देगा कि ये पलासी कहाँ पर है, तो ये पलासी कलकत्ता में ही है। लेकिन कलकत्ता के बाद भी पूछा जाता है कि किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर। पलासी जो है भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। और ये भागीरथी नदी के नदिया जिले, कौन सा, नदिया जिले, याद रखिएगा, नदिया जिले, यानी कि पलासी जो है नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ। तो यहाँ से जो है कि क्या होता है कि इसकी सिराजुद्दौला की स्थिति समाप्त हो जाती है, ये मारा जाता है। और उसके बाद ही किसको, बंगाल का नवाब किसको घोषित कर दिया जाता है, तो बंगाल का नवाब अब किसको बना देता है, तो बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बना दिया जाता है। मीर जाफ़र एक प्रकार के कहिएगा कि ये अंग्रेज़ों की कठपुतली नवाब बनाया है ना, तो अंग्रेज़ों की कठपुतली नवाब, अंग्रेज़ों की कठपुतली नवाब था, है ना, कठपुतली नवाब, मतलब कि ये सिर्फ नाम मात्र का था, बाकी सब काम अंग्रेज़ों का था, तो इसी को बना दिया जाता है। लेकिन नवाब बनने के साथ ही अंग्रेज़ों ने कहता है कि अब तो तुम्हें हम नवाब बना दिए, अब हमको क्या मिलेगा। तो इसने क्या किया कि बंगाल में 24 परगना को अंग्रेज़ों को दे देता। 24 परगना के कहने का मतलब, परगना के मतलब कि गांव के समूह के परगना कहते थे। गांव के समूह को क्या कहते थे, गांव के समूह को क्या कहते थे, परगना कहते थे। यानी कि 24 गांव एक तरीका से उसको क्या दे दिया गया, है ना। तो गांव के समूह के परगना, है ना, कहते थे। इसको जमींदारी दे दी गई, किसको, अंग्रेज़ों को।
और उसके बाद अंग्रेज जो है कि पूरा शासन व्यवस्था अपने हाथों में कर लिया। एक और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछते कि बंगाल में युद्ध के बारे में अगर जानकारी लेना हो तो बंगाल एक जो पलासी का युद्ध था एक प्रकार के, ये क्या था, ये षड्यंत्र द्वारा जीता हुआ था, ना कि ये अपने सेना के द्वारा अंग्रेज नहीं जीता था, तो ये षड्यंत्र द्वारा जीता हुआ था, ये षड्यंत्र द्वारा, है ना, षड्यंत्र के द्वारा ये क्या था, जीता गया था। इसमें अंग्रेज को ये नहीं पता लग सका कि हमारी सेना अगर लड़ती अकेले तो क्या जीत पाती या नहीं, लेकिन षड्यंत्र पहले ही रच दिया कौन, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव के रचने के इसीलिए इसको क्लाइव को कौन, तो आप देखिएगा कि विलियम पिट नामक एक व्यक्ति था, अंग्रेज ही था, तो विलियम पिट है ना, क्या कहता है क्लाइव के बारे में, विलियम पिट कहता है कि यह जो था वह क्या था, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। तो कभी कभी ये भी पूछ देगा कि किस स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसको कहा गया है, तो क्लाइव को कौन कहा था, विलियम पिट कहा था, है ना, प्लासी के युद्ध किस में ही बोला था। तो आपको एक तरीका से पूरी प्लासी के युद्ध के बारे में हमने चर्चा कर दिया। तो अब अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो प्लासी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन को हल कर दिया जाएगा, ठीक है, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा इसमें। तो आप देखिएगा कि पहला क्वेश्चन क्या था कि भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर कुछ युद्ध के बारे में चर्चा है, तो बक्सर के युद्ध के बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इसकी डेट जान लेते हैं कि ये जो हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 को। पानीपत की तीसरी युद्ध जो हुआ था आपका 14 जनवरी 1761 को, किसके बीच हुआ था, मराठा और अफगान शासक किसके, मराठा और अफगान शासक कौन था, अहमद शाह अब्दाली था, है ना। उसके बाद प्लासी का युद्ध हमने अभी चर्चा किया कि प्लासी का युद्ध कब, 23 जून 1757, ठीक है, प्लासी का युद्ध था, है ना, 23 जून 1757 को। और अंबुर का युद्ध जो होता है आप देखिएगा कि अंबुर या अंबर भी कभी कभी कह देगा, तो ये होता आपका अगस्त 1749। इस युद्ध की चर्चा हमने, अंबुर के युद्ध की चर्चा हमने कब किया है, तो अंबुर का युद्ध की चर्चा हमने पहले ही कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय कर चुके थे। उसमें ये बताए थे कि मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और एक और बताए थे फ्रांसीसी, एक साथ होता है। और ये तीनों ने मिलकर क्या करता है, ये तीनों की संयुक्त सेना मिलकर क्या करता है कि अनवरुद्दीन की क्या करता है, हत्या कर देता है, अनवरुद्दीन की हत्या हो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर दिए थे 1749 में, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले जो डेट आपको दिखाई दे रहा होगा प्लासी का, इसके बाद ही अंग्रेज आक्रांता की भूमिका में भी आ जाता है, तो प्लासी का युद्ध से, ठीक है, आरंभ किस युद्ध, प्लासी के युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण थे। तो प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण अभी भी बताया कि एक तो आपका क्या था कि कंपनी द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना, है ना, तो कंपनी द्वारा कलकत्ता, दूसरा क्या है, कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी द्वारा भारी महसूल मतलब कर लगाना। तो कंपनी द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी, ये भी सही है, कलकत्ता की किलेबंदी कर रहा था और उसको क्या सिराजदौला को बढ़िया नहीं लग रहा था, बोला कि ये ऐसे कैसे हो जाएगा। फिर कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी द्वारा महसूल मतलब कर, महसूल के मतलब होता है कर लगाना। तो इसमें आप देखिएगा कि जो भी मतलब कि जो सिराजदौला बंगाल का जब नवाब बनता है तो उसने क्या करता है कि अंग्रेज़ों के सामने क्या था, मांग रखा जाता है। अंग्रेज़ों के सामने ये मांग रखा जाता है कि मतलब कहा दिया जाता है कि जिस हिसाब से मुर्शीद कुली खां के
समय, मुर्शीद कुली खां के समय आप क्या व्यापार कर रहे थे, उन्हीं शर्तों पर अब क्या क्या व्यापार कीजिए। अंग्रेज को बोल दिया गया, लेकिन अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेज इस बात को मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेज क्या किया कि इस बात से मानने का इनकार कर दिया कि हम मुर्शीद कुली खां के समय से ही की तरह ही व्यापार करेंगे। इनकार करने के बाद ही इसने और क्या किया कि वो अपने माल पर नवाब को कर चुकाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन उल्टे और क्या किया, उल्टे उन्होंने क्या किया कि भारतीय माल पर कर लगा दिया, भारतीय माल पर क्या महसूल लगा दिया गया। तो ये सही है कि ये उल्टा काम किया, जबकि ये सिराजुद्दौला का कहना था कि आप जो है कि उसी समय जिस तरह से मुर्शीद कुली खां के समय जो कार्य होता है उसी तरह से आप कार्य कीजिए, लेकिन उल्टा क्या किया, इन्होंने भारतीय माल पर कर लगा दिया, महसूल लगा दिया। ये भी सही है, तो इसी का ये युद्ध की परिस्थिति भी बन जाता है। तीसरा है कि सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा करना। तो आपको बताया ही है कि अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा भी कर लेता है, कौन, सिराजुद्दौला कर लेता है। तो ये सब एक तरीके से क्या है, ये सब युद्ध का कारण बनता है ना, किसका, प्लासी के युद्ध का कारण है। तो आप इसमें से एक से अधिक टिक लगा सकते, एक से अधिक। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, खास करके यूपीएससी बीपीएससी जिस तरह से मोड पे बीपीएससी है, अभी टीचर का भी देखिएगा, बिहार टीचर पे जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें भी इस तरह से क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई ही होना चाहिए, और थोड़ी सी अब वर्ल्ड लाइनर की तरह याद करने से कोई फ़ायदा है नहीं। इसीलिए बता रहे हैं कि जो मैंने क्वेश्चन सेट किया है वो थोड़े से हर एक एग्ज़ाम को नए पैटर्न पर आधारित है। ये आपको यूपीएससी में भी बहुत काम करेगा, यूपीएससी का लेवल का भी ये क्वेश्चन है। आपको बीपीएससी भी जो है कि यूपीएससी मोड पर चल रहा है ना, यूपीपीएससी तो है ही पहले से, तो आपको हर एक एग्ज़ाम में ये आपको कवर करेगा। अगर उसके बारे में सही से जानकारी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि प्लासी के युद्ध के बाद क्या करा कि प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार निर्विवाद अधिकार प्राप्त हो गया था। तो प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर तो नवाब बन ही गया था। नवाब बनने के बाद कंपनी को उसने क्या किया, कंपनी को आप देखिएगा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या किया, कंपनी को कहा कि अब आप मुक्त व्यापार कर सकते हैं। मुक्त व्यापार, एक नवाब बनने के बदले मुक्त, एक तो 24 परगना भी दे दिया है ना, बंगाल बिहार उड़ीसा भी मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया है ना, और 24 परगना की जमींदारी भी मिल गई थी। तो अंग्रेज़ों को एक तरीके से क्या किया, ये अभी के ज़माने में क्या कह सकते हैं, उसको घूस के तौर पर जो कहिए है ना, कि चलो भाई हम तुमको इतना बना रहे हैं तो हमको कुछ मिलना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर है ना, अभी भी देखिएगा कि कोई अगर मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो अपना पहले से जो जिस पार्टी में उसको तोड़ कर इतना लिया हो और उसके बाद मुख्यमंत्री बन जाओ। बस वही बात इसमें भी था कि सिराजुद्दौला को हरा दो, तुम विरोधी के विरोध हो जाओ और उसके बाद तुमको जो चाहिए मिलेगा, गद्दी पर बैठा देंगे। सिर्फ गद्दी, लेकिन ये मीर जाफर को क्या सिर्फ गद्दी ही मिला, अधिकार तो उसको नहीं मिला, ये तो कन्फर्म है, अधिकार उसको नहीं मिला। यानी कि बंगाल बिहार उड़ीसा पर अंग्रेज़ों को अधिकार प्राप्त हो गया, एक तरह से अधिकार उसको नहीं मिला, कठपुतली नवाब बनकर रह गया वो। 1700, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि 1764 के बक्सर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों का गठजोड़ था। अब हम पहले ही बात कर चुके थे कि एक तो हम प्लासी के युद्ध की चर्चा करेंगे और दूसरी बक्सर के युद्ध की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब आ गया है बक्सर के युद्ध के बारे में जानकारी लेना, तो थोड़ी बक्सर के युद्ध के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, और उसके बाद इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे सब बन जाएंगे आपसे, ठीक है। चलिए, तो सही से सुनिएगा बात को। ये आप लोग क्या कीजिए कि जो हम बोलते हैं उसको आप लोग कॉपी में नोट्स बना लीजिए। आपका जब एक बार नोट्स बन जाएगा तो कहीं पर भी पढ़ने की फिर दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार नोट्स बना कर देखिए, इससे ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं किसी एग्ज़ाम में। आप यूपीएससी भी दीजिएगा तो इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस लेवल के हम डिस्कशन करा रहे हैं। तो प्लासी के युद्ध के अगर घटनाक्रम की बात हम लोग बोले, प्लासी के युद्ध
प्लासी के युद्ध के बाद की घटनाक्रम देखते हैं, के बाद की प्लासी के युद्ध के बाद की घटनाक्रम, बाद के घटनाक्रम क्या होता है। प्लासी के युद्ध के बाद घटनाक्रम देखिएगा कि मीर जाफर तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नवाब तो बन जाता है, लेकिन मीर जाफर जब कंपनी का नवाब बन जाता है तो जो जितना डिमांड उससे था कंपनी के जो या क्लाइव के द्वारा जितना डिमांड किया गया था मीर जाफर से कि हमको इतना टैक्स मिलना चाहिए, इतना कर मिलना चाहिए, उतना वो देने में असमर्थ नहीं हुआ। यहाँ तक कि 1760 ईस्वी तक आते आते क्या हुआ, कंपनी की जो मतलब कि मीर जाफर पर लगभग जो है कि आपका 25 लाख कर जो है कि बकाया हो गया, है ना। उसके बाद जब नहीं देने में असमर्थ हो गया तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो अगर हटाया कैसे जाए, कि हटाने के लिए कुछ तो कुछ उसके ऊपर क्या कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो कुछ उसके ऊपर क्या बदनामी का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इस पर कहा कि तुम जो है कि डचों से मिलकर और अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या करा, तुम षड्यंत्र रच रहा है। तो डच से मिलकर कहा कि तुम डच से मिलकर क्या करा, मीर जाफर कहा कि तुम डच से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध तुम क्या करा, षड्यंत्र रच रहा। और इसी का वो आरोप लगाया और आरोप लगाकर क्या किया, इसको पद से क्या किया, हटा दिया। जब पद से हटा दिया इसके बाद क्या होता है कि पद से हटाने के बाद ही क्या करता, मीर कासिम को, है ना, मीर कासिम को क्या करता है, नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम को नवाब बनाया था, कहाँ, बंगाल का नवाब मीर कासिम। यानी मीर कासिम कौन था, मीर जाफर का दामाद था। मीर कासिम कौन था, मीर जाफर का दामाद था। तो जब मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है तो अंग्रेज़ तो बिना लिए हुए कुछ काम करता नहीं था। तो अंग्रेज़ कहा कि भाई तुमको नवाब बनाए हैं तो इससे हमको क्या फ़ायदा, बोला कि मीर कासिम बोला कि ज़रूर फ़ायदा मिले। तो मीर कासिम नवाब बनने के बाद क्या किया, कंपनी को क्या किया, कुछ कहा कि चलो तुमको ही फ़ायदा देते हैं जब हमको नवाब बना दिया है। तो कंपनी को क्या किया कि बर्धमान मिदनापुर, बर्धमान हो जाएगा, मिदनापुर और चटगांव के क्या कुछ जिले प्रदान इसको कर दिया था कि आप इसमें अब अपना मन मर्जी से काम कर सकते हैं, है ना। उसके बाद लेकिन ये मीर कासिम बहुत तेज था। मीर कासिम सोचा कि जिस तरह से मीर जाफर को अगर हटा सकता है उस मतलब कि उतना करने के बावजूद भी उन्होंने सिराजुद्दौला को बेचारा को हरा दिया, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ ने क्या किया, मीर कासिम को गद्दी से हटाने में कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ा। तो हमको तो तुरंत हटा देगा। तो इसने क्या किया, पहले ही दिमाग लगा दिया। इसने क्या किया कि नवाब बनने के बाद ही क्या किया, सोचा कि हम अंग्रेज़ों से हस्तक्षेप से क्या दूर रहे। तो अंग्रेज़ों से हस्तक्षेप से दूर रहने के लिए क्या किया कि इसने राजधानी को ही क्या किया, बदल दिया। तो राजधानी पहले मुर्शिदाबाद था, राजधानी कहाँ था, पहले मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ लेकर चला गया, मुंगेर। तो ध्यान रखिएगा कि मीर कासिम जो था राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर चला गया। और एक चीज़ और इसको दिमाग में पहले से था कि जब इससे अगर युद्ध होगा तो मेरे पास तो सेना है नहीं, अगर सेना भी रहेगा तो क्या करेगा, उसके हिसाब से ही काम करेगा। तो इसने ही अपनी सेना को क्या किया कि यूरोपीय पद्धति पर क्या क्या गठन किया कि जिस तरह से उन लोग युद्ध लड़ेगा उसी तरह से हम भी युद्ध लड़ेंगे, तभी इसके सामने टिक सकते हैं। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, यूरोपीय पद्धति पर सेना को तैयार किया, है ना, यूरोपीय पद्धति पर सेना को क्या किया, तैयार किया। उसके बाद थोड़ी और देखेंगे कि मीर जाफर क्या किया, मुंगेर में ही क्या है, मुंगेर जब लेके चला गया राजधानी तो यहीं पर देखिएगा कि इसने तोप और किसका, बंदूक का, तोप और बंदूक का कारखाना भी खोलता यहीं पर।
तो तोप और बंदूक का कारखाना मुंगेर में किसके द्वारा खोला जाता है? तो मीर कासिम के द्वारा। थोड़ा ये भी बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मीर कासिम क्या होता है कि मीर कासिम कुछ सुधार करना चाहता है, सुधार करने का प्रयास करता है ना। मीर कासिम के समय उस समय देखिएगा कि एक दस्तक प्रणाली चलता है। क्या था? दस्तक प्रणाली, है ना। दस्तक प्रणाली चलता है। तो दस्तक प्रणाली के तहत क्या होता था कि अंग्रेजों को दस्तक प्रणाली दिया जाता है कि अगर कोई भी ब्रिटिश अधिकारी है, अगर उसको व्यापार करना भारतीय, तो उसको क्या करता था कि उसको बिना शुल्क दिए हुए व्यापार कर सकता था, है ना। मतलब कि आपको नदी उदी पार करना हो, समुद्र पार करना हो, तो बिना शुल्क दिए वो पार कर जाता था। लेकिन ये क्या करता था, है ना, ये क्या करता था कि अंग्रेज की दस्तक प्रणाली तो मिलता था, लेकिन ये अपने लिए उपयोग ना करके, अपने लिए तो उपयोग करता ही था, साथ ही साथ भारतीयों को भी क्या करता, भारतीयों से पैसा लेकर, और उसके क्या करता, भारतीयों से पैसा ले लेता था और फिर क्या करता था वो, मतलब वो तो भारतीयों से पैसा ले लिया, लेकिन यहाँ पर तो किसको, मीर कासिम को तो देना होता नहीं था क्योंकि उसका फ्री मिला हुआ था, लेकिन एक्चुअली वो तो वसूल रहा था भारतीयों से। तो मीर कासिम सोचा कि क्यों नहीं हम सब के लिए एक समान बना दें, है ना, जो सब के लिए फ्री कर दे। जब ऐसे भी उसको भारतीयों को पैसा देना ही पड़ रहा तो हम सब के लिए फ्री कर दें। तो इन्होंने क्या किया कि जितना था, है ना, वो क्या क्या भारतीयों को भी क्या क्या उस फ्री कर दिया। जब फ्री कर देता है, व्यापारियों को समान अधिकार देता है, मतलब भारतीय व्यापारियों को समान अधिकार देता है, पूरा कर जो है कि हटा देता है। तो अंग्रेज को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या किया, जब अंग्रेज को अच्छा नहीं लगा तो 1763 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में क्या करता है अंग्रेज, क्या करता, मीर कासिम को क्या करता, गद्दी से, है ना, या मीर कासिम के विरुद्ध क्या करता है, मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता कि चलो भाई अब तुमसे युद्ध ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने मन से सब काम कर रहे। पहला तो राजधानी लेकर चला गया मुंगेर, वहाँ पर यूरोपीय पत्ती पर सेना तैयार कर रहा, वहाँ पर तोप बना रहा, बंदूक बना रहा, और जो भी हमको कुछ फ़ायदा हो रहा था, अंग्रेज सोचा कि जो भी हमको फ़ायदा हो रहा था दस्तक प्रणाली के तहत, वो भी हम मेरा समाप्त कर दिया। तो अब बचा क्या? तो इसने क्या किया कि 1763 ईस्वी में क्या क्या मीर कासिम के साथ युद्ध करने का निर्णय ले लेता है। मीर कासिम का युद्ध, तो उसी के बाद ही आप देखिए कि जो युद्ध तैयार होता है, उस युद्ध का नाम दिया जाता है बक्सर का युद्ध। क्या नाम दिया जाता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय देखिएगा कि इस समय 3 एक साथ आ जाता है, यानी कि अवध का नवाब एक था, अवध का नवाब जिसका नाम क्या था, शुजाउद्दौला। अवध का नाम शुजाउद्दौला। इस यहाँ पर पहले से मतलब यानी कि शुजाउद्दौला के पास पहले से ही कौन था, मुगल सम्राट, कौन, शाह आलम द्वितीय पहले से ही मौजूद था। लेकिन जब युद्ध की घोषणा अंग्रेजों ने किया था तो मीर कासिम भी भागकर कहाँ आया, शुजाउद्दौला के पास ही आ गया, यानी कि मीर कासिम भी यहीं पर पहुंच जाता। और तीनों जो है कि मंथन करने के बाद कहता है कि हम लोग तीनों मिलके क्या करेंगे, अंग्रेज के साथ युद्ध करेंगे। तो तीनों मिलकर युद्ध रचता है, और उसके बाद इस तीनों का संयुक्त सेना जो है कि संयुक्त सेना, है ना, ब्रिटिश सेना के बीच युद्ध होता है। तो ये युद्ध कब होता है, तो 22 अक्टूबर 1764 को, यानी कि अवध के नाम शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और कौन, एक और आपका हो गया मीर कासिम, जो बंगाल का भगोड़ा नवाब था, है ना, कौन, मीर कासिम। तो ये जो था यहाँ से युद्ध शुरू होता है। और अंग्रेज़ों के तरफ जो था, जो अंग्रेज़ों का नेतृत्व करता था सेना का, कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। तो आप देखिएगा कि प्लासी के युद्ध में कौन था, क्लाइव था, लेकिन बक्सर के युद्ध में कौन हो गया, हेक्टर मुनरो हो गया। तो ये युद्ध होता है। युद्ध होते के साथ ही क्या होता है, आप देखिएगा कि ये स्कोर शाह आलम द्वितीय
है ना। शाह आलम द्वितीय क्या है, शाह आलम द्वितीय जो था अब मतलब कहाँ का, तो मुगल सम्राट था। ये युद्ध में तो माहिर था ही, शाह आलम द्वितीय युद्ध में माहिर था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि स्थिति को देखते हुए कि अंग्रेज के क्या सामने आत्मसमर्पण कर दिया, है ना, यानी कि शरण में आ गया, है ना। एक तरह से कहिएगा कि शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के शरण में चला गया। अंग्रेजों के शरण में जाने के बाद आपका सुजाउद्दौला भी क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया गया। सुजाउद्दौला भी क्या हुआ, आत्मसमर्पण कर दिया। तो बचा तो कोई नहीं, सुजाउद्दौला आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि सब लोग समर्पण कर ही दिया, तो बेचारा बच गया कौन से, मीर कासिम बच गया। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर इस युद्ध में देखिएगा कि इस युद्ध के समय में आपका जो बंगाल का अगर गवर्नर अगर दिखाई देगा तो कौन था, बंगाल का गवर्नर। कभी कभी पूछेगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आपका बंसी टाट, क्या नाम था, बंगाल का गवर्नर कौन था, बंसी टाट था उस समय। लेकिन अब जब ये युद्ध होता है तो अब स्थिति तो समान हो जाता है, सब लोग आत्मसमर्पण कर लेता है। तो आत्मसमर्पण करने के बाद ही उस समय क्लाइव जो था, उस समय आप क्लाइव को बुलाया जाता है ना। क्लाइव को वहाँ पर क्लाइव देखिएगा कि क्लाइव जो है कि वहाँ पर आता है इस युद्ध के बाद, और क्लाइव ही क्या करता है, शाह आलम द्वितीय और किसके साथ, और अब देखिएगा कि अवध के नवाब कौन था, सुजाउद्दौला, यानी कि क्लाइव जो है कि उस समय कहाँ था, बंगाल वहाँ लंदन में था। तो लंदन में बक्सर के युद्ध के बाद बुलाया जाता है कि आप आइए यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद ही देखिएगा कि क्लाइव एक बुद्धिमान भी था, इसीलिए बुलाया जाता है इसको। तो क्लाइव के लिए बुलाया जाता है संधि करने के लिए। तो जब बंगाल ये क्लाइव जब बंगाल में पहुंचता है मुगल सम्राट के, है ना, जब तो वहाँ पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के साथ संधि करता है। उस संधि का नाम देखिएगा, शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि। किसके इलाहाबाद बुलाया जाता है, इलाहाबाद आता है, इलाहाबाद की संधि करता है। क्लाइव को कहाँ बुलाया था, इलाहाबाद बुलाता है। तो इलाहाबाद की संधि किसके साथ, तो आपका शाह आलम द्वितीय के साथ। और एक और होती है संधि, दूसरा संधि भी होता है। तो इलाहाबाद की दूसरा संधि किसके साथ, तो सुजाउद्दौला के साथ, है ना। दूसरी संधि जो होती है सुजाउद्दौला के साथ। सुजाउद्दौला के साथ पहला जो संधि होता है आपके इलाहाबाद की, जो पहला संधि होता है उसके साथ आप देखिएगा कि इस समय जो संधि होती है, तो इस समय देखिएगा कि क्या था कि हस्ताक्षर करने वाला कौन कौन था। तो आपको ध्यान में होगा कि बक्सर के युद्ध में आप ध्यान दीजिएगा कि बक्सर के युद्ध कब होता है, 22 अक्टूबर 1764, है ना। यानी कि मीर कासिम तो हट ही जाता है। तो मीर कासिम के जगह पर बक्सर के युद्ध के समय फिर से मीर जाफ़र को बना दिया जाता है नवाब, बंगाल का नवाब जो है मीर जाफ़र को ही बनाया जाता है। तो यानी कि बक्सर के युद्ध के समय अगर पूछा जाए कि बंगाल का नवाब कौन था, तो आप कह सकते हैं कि बंगाल का नवाब जो था मीर कासिम था। यानी कि लेकिन मीर कासिम तो बंगाल का नवाब था, लेकिन इस समय देखिएगा कि 1765 में किसका यहाँ पर मीर जाफ़र का क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। मीर जाफ़र का किसका 1765 में मृत्यु हो जाती है। तो जब 1765 में मृत्यु हो जाती है तो संधि कौन करेगा, तो जैसा ही मृत्यु होती है बंगाल के नवाब का, जैसा ही मीर जाफ़र की मृत्यु होती है तो उसका बेटा का नाम था आपका बंगाल के नवाब के रूप में फिर से उसको बनाया जाता है। तो बंगाल का नवाब उसमें कौन था, तो नजमुद्दौला। यानी कहा जाए कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन, तो मीर कासिम। यानी कि अगर बक्सर के युद्ध में, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
कि बक्सर का अगर पूछेगा, बक्सर का युद्ध, ध्यान दीजिएगा, बक्सर का युद्ध में अगर अंग्रेज, एक तो अंग्रेज था ही, तो अंग्रेज की तरफ से कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और यहाँ पर कौन था? तो अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अवध के नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ दे कि बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला था। उसके बाद मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह आपका कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था, इसमें शाह आलम द्वितीय। लेकिन अगर बंगाल का नवाब पूछ दे तो क्या बोलिएगा? तो मीर कासिम, है ना, ध्यान रखिएगा, मीर कासिम। यानी कि बंगाल का नवाब मीर कासिम था, मीर कासिम था। लेकिन अगर इलाहाबाद की संधि के समय पूछेगा, इलाहाबाद की संधि, उसमें देखिए क्योंकि मीर कासिम की मृत्यु जाती है 1765 में ही, तो इलाहाबाद की संधि के समय में देखिएगा कि क्लाइव को लंदन से बुला लिया जाता है। तो हस्ताक्षर कौन कौन करता है इस पर? तो हस्ताक्षर जो करता है तो अंग्रेज के तरफ से कौन किया था? अंग्रेज के तरफ से तो क्लाइव को ही बुलाया गया था, तो अंग्रेज की तरफ से क्लाइव करता है। और अवध के नवाब, अवध की तरफ से कौन? अवध के नवाब कौन? शुजाउद्दौला करता है, शुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह की तरफ से कौन करेगा? तो मुगल की तरफ से शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। लेकिन बंगाल के नवाब की तरफ से कौन करेगा? बंगाल के नवाब, क्योंकि मीर जाफ़र तो मर जाता है, लेकिन मीर जाफ़र के मरने के बाद ही तुरंत क्या करता है अंग्रेज कि उसका बेटा नजमुद्दौला को बैठा देता है। यानी कि इलाहाबाद की संधि के समय हस्ताक्षर बंगाल का नवाब, हस्ताक्षर करने वाला कौन था? नजमुद्दौला था। कौन था? नजमुद्दौला ही था। तो ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था? संधि के समय नजमुद्दौला ही था। इलाहाबाद की संधि होती है, ये प्रथम संधि होती है। प्रथम संधि किसके बाद? शाह आलम, अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय के साथ होता है। जब संधि होता है 12 अगस्त कब? 1765 को संधि होता है। इसके तहत, संधि के तहत क्या क्या मिलता है? तो आप देखिएगा कि प्रथम संधि के तहत शाह आलम द्वितीय से क्या मिलता है? बंगाल, अंग्रेजों को क्या मिलता है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसको प्राप्त हो जाता है? अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होता है। और उसके बाद देखिएगा, इसके बदले में आप देखिएगा कि इसके बदले में क्या मिलता है अवध के नवाब को। तो अवध के नवाब को इसके बदले में शाह आलम द्वितीय को क्या मिलता है? तो कड़ा और इलाहाबाद, कड़ा और इलाहाबाद, है ना, कड़ा और इलाहाबाद मिलता है। यानी कि अगर पूछ दिया जाए कि अंग्रेजों को क्या मिलता है, कौन सा अधिकार मिलता है, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिल जाता है अंग्रेजों को। और शाह आलम द्वितीय को क्या मिलता है? तो कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र इसको मिल दिया जाता है। साथ ही साथ शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये पेंशन के रूप में वार्षिक पेंशन देने की बात किया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज कहता है कि हम अब जो अवध के नवाब है उनको हम 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देंगे। लेकिन ज़्यादा दिन चलता नहीं है, फिर इसको अंधा कर दिया जाता है, फिर इसकी पेंशन बंद कर दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ होती है, फिर ख़त्म कहानी हो जाता है इसका। और उसके बाद देखिएगा कि इलाहाबाद की जो दूसरी संधि होती है ना, इलाहाबाद की दूसरी संधि ये आपका 16 अगस्त 1765 को, ये किसके साथ होता है? तो शुजाउद्दौला, एक मिनट, अवध के इलाहाबाद की दूसरी संधि शुजाउद्दौला के साथ होता है, शुजाउद्दौला के साथ होता है। लेकिन इलाहाबाद की जो प्रथम संधि होती है वो शाह आलम द्वितीय के साथ होता है। ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद की प्रथम संधि पहले ही बता दिए थे कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके साथ होता है? तो शाह आलम द्वितीय के साथ होता है।
और इलाहाबाद की द्वितीय संधि शुजाउद्दौला के साथ होता है। किसके साथ? तो इलाहाबाद की दूसरी संधि जो होता है शुजाउद्दौला। दूसरी संधि कब होता है? दूसरी संधि शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। तो ध्यान रखिए कि बिहार उड़ीसा और बंगाल का दीवानी किससे प्राप्त होता है? तो शाह आलम द्वितीय से प्राप्त होता है। शाह आलम द्वितीय से प्राप्त होता है, क्योंकि इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय के साथ ही होता है, जबकि सेकंड संधि शुजाउद्दौला अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ होता है। ठीक है, तो यानी कि इस समय जो है कि रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर है ना, बंगाल का गवर्नर फिर से बना दिया जाता है इस समय, है ना। तो कई पूछ देता है कि रॉबर्ट क्लाइव फिर से बंगाल गवर्नर कब बना? तो 1765 ईस्वी में, है ना, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद फिर से बक्सर के युद्ध के बाद फिर से ये बन जाता है। और इसी समय जब ये 1765 ईस्वी में जब बनता है ना बंगाल गवर्नर, तो इस समय ये क्या करता है? 1765 ईस्वी में ही बंगाल में क्या करता है? द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत करता है। कौन? क्लाइव। तो बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत कब? 1765। किसके द्वारा? तो क्लाइव के द्वारा। जब क्लाइव के द्वारा शासन, तो इस समय जो है कि कंपनी क्या करता है? दीवान नियुक्त करता है, उप दीवान नियुक्त करता है। एक तो दीवानी कार्य के लिए उप दीवान, तो मतलब कि दीवानी मतलब कर, तो दीवानी कार्य के लिए क्या करता है? दीवानी कार्य के लिए उप दीवान नियुक्त करता है। उप दीवान नियुक्त किया जाता है। तो उप दीवान देखिएगा कि एक तो बंगाल के लिए जो नियुक्त करता है उसका नाम था मोहम्मद रजा खां। तो अगर बोल दिया जाए कि बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया, तो मोहम्मद रजा खां। वहीं पर बिहार की अगर बात किया जाए कि बिहार का किसे नियुक्त किया गया, तो राजा सिताब राय। किसको नियुक्त? सिताब राय को। तो बंगाल का नवाब कौन? उप दीवान कौन? मोहम्मद रजा खां। बिहार को उप दीवान कौन? तो सिताब राय को। ठीक है, ये सब आप लोग को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था सभी को हम क्या किए? एनालिसिस कर चुके हैं। अब थोड़ी सी जो क्वेश्चन जो है अब उसकी हम लोग चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों का गठजोड़ था? तो आप पहले ही बता दिए थे, कौन था? एक तो आप देखिएगा कि मीर कासिम, मीर जाफ़र, तो ये अलग था, क्योंकि मीर जाफ़र को तो बंगाल का नवाब बनाया गया था। ठीक है, और ये मीर जाफ़र फिर वहाँ से भागकर, है ना, क्या ये आपका युद्ध का षड्यंत्र रचा गया था। कहाँ पर? अवध में। तो मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर, है ना। तो शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, शाह आलम द्वितीय बंगाल का, आपका मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, और मीर कासिम बंगाल का भगोड़ा नवाब था। ठीक है, तो इसी के साथ होता है कब? 22 अक्टूबर 1764 को। तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद की संधि के बाद, ये संधि लिखा हुआ है, ठीक है, ये संधि है थोड़ा सा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो मुर्शिदाबाद यानी कि बंगाल का उप दीवान, मुर्शिदाबाद बंगाल में पड़ता है। तो आप देखिएगा, हम पहले ही बता चुके हैं कि मुर्शिदाबाद का उप दीवान मतलब कि क्लाइव के द्वारा क्या किया गया था? मतलब कि द्वैत शासन शुरुआत किया गया था बंगाल में 1765 ईस्वी में, और उस दीवान वसूलने के लिए उप दीवान नियुक्त किया गया था। उप दीवान में अब देखिएगा कि बंगाल के लिए कौन था? मोहम्मद रजा खां, और ये बंगाल का हो गया, यानी कि बंगाल, और बिहार का सिताब राय। बिहार का कौन था? सिताब राय। तो आपका बंगाल के मुर्शिदाबाद बंगाल में पड़ता है, यानी कि बंगाल के बारे में पूछ रहा है, तो मोहम्मद रजा खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, है ना, मोहम्मद रजा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद क्वेश्चन जो है अब देखिएगा, इलाहाबाद की संधि, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा
बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए। तो आपको पता है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये तो शाह आलम द्वितीय द्वारा, यानी कि शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ था, है ना। शाह आलम द्वितीय के साथ, है ना, इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ था। तो जब प्रथम संधि हुआ था तो कौन करवाया था उस समय, कौन था? तो आपका देखिएगा कि कौन था, तो कौन, किसको बुलाया गया था संधि के लिए? तो लॉर्ड क्लाइव को बुलाया गया था। यानी कि इलाहाबाद की प्रथम संधि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा हुआ था। और शाह आलम द्वितीय से क्या, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार किसको? लॉर्ड क्लाइव को प्राप्त हो गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया गया? तो अभी बताए थे कि मीर कासिम बहुत तेज तर्रार था, उसने समझ लिया था कि हमको क्या करना है। तो मीर कासिम ही क्या था, राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर चला गया। बंदूक का कारखाना खोला, तोप का कारखाना खोला, है ना। फिर उसके बाद अपनी सेना को यूरोपीय पत्ती पर मतलब बनाना शुरू किया। तो मीर कासिम ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंगाल के नवाब का सही क्रम है? तो अभी भी चर्चा कर दिया बंगाल का नवाब का सही क्रम, क्वेश्चन आएगी आपका सामने। तो क्या था, एक तो पहले आपका मुर्शीद कुली खां, है ना। मुर्शीद कुली खां के बाद देखिएगा कि उसका दामाद कौन बैठा था, शुजाउद्दीन। फिर उसके बाद शुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खां, और उसके बाद अलीवर्दी खां आता है। अलीवर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला आता है। तो आपका क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो अलीनगर की संधि के बारे में बता दिए थे कि अलीनगर की संधि आपका 1757 में हुआ था। किसके बीच? तो उस समय कौन था? सिराजुद्दौला था, है ना। सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच, है ना। सिराजुद्दौला और किसके बीच? तो कंपनी के बीच हुआ था 1757 ईस्वी में। अलीनगर का, यानी कि बंगाल का नाम अलीनगर कर दिया था सिराजुद्दौला संधि के बाद। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद ब्लैक होल की घटना कब घटित होती है? चर्चा कर दिए थे प्लासी युद्ध के समय ब्लैक होल की घटना। तो कब हुआ था? तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को। कब हुआ था? 20 जून 1756 को। और फिर प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को, प्लासी का युद्ध। ठीक है। पूरा ब्लैक होल की घटना के बारे में हम जानकारी रख दिए। और 22 अक्टूबर 1764 को क्या? बक्सर का युद्ध, है ना, बक्सर का युद्ध। तो आपका आंसर 20 जून 1756 को। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। तो अभी हम लोग बोले कि विलियम पिट को, है ना, विलियम पिट ने कहा था किसके बारे में? तो क्लाइव के बारे में, है ना। क्लाइव के बारे में ही बोलता है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था, जिन्होंने 1756 में मतलब युद्ध हुआ, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और षड्यंत्र के द्वारा रचा गया। फिर आपका जो है कि इलाहाबाद की संधि भी कर लेता है। तो ये क्या था? विलियम पिट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व के बारे में पूछ रहा। तो हेक्टर मुनरो, है ना। लॉर्ड क्लाइव कब क्या था? तो उस समय किसके समय में? प्लासी के युद्ध के समय में। टॉमस मुनरो आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे, है ना। ये सब और जब बताएंगे व्यवस्था तब उसमें टॉमस मुनरो की बात आएगा। ठीक है। मीर जाफर के बारे में चर्चा करी दी। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला, तो बंगाल का नवाब की चर्चा कर रहा है। ध्यान रखिए, बंगाल का नवाब कौन था इलाहाबाद की संधि? तो बंगाल के नवाब उसमें तो 1765 से मीर जाफर तो मर जाता है इलाहाबाद की संधि से पहले ही, यानी कि इलाहाबाद उसके बाद किसको? उसका बेटा नजमुद्दौला को बैठाया जाता। तो उसमें तो बंगाल का नवाब नजमुद्दौला ही था, यानी कि नजमुद्दौला। इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था बंगाल का नवाब? तो नजमुद्दौला था। क्या हस्ताक्षर करने वाला बात ये रखेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मीर कासिम ने नवाब बनने के बदले में
कंपनी को कौन कौन जिले प्रदान किए गए, कंपनी को कौन कौन जिले प्रदान। तो मीर कासिम से डिमांड किया था, तो कहा कि हम भी कुछ तुमको दे ही देते हैं। तो क्या दिया था, बर्धमान भी दे दिया था, मिदनापुर भी दिया था, है ना, चटगांव भी दे दिया था। यानी कि आप समझ लीजिए कि सभी अधिकार वहाँ पर क्या अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को कितने रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। तो इसमें चर्चा हम कर ही दिए थे, कितना, तो 26 लाख रुपये, है ना, 26 लाख रुपये देना स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। प्लासी के युद्ध के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। प्लासी के युद्ध रॉबर्ट क्लाइव ही था, ठीक है ना, क्योंकि बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुर्नो था और प्लासी के युद्ध रॉबर्ट क्लाइव था। सिराजुद्दौला, ये तो आपका सही हो गया, है ना। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों को इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। देखिए क्या हुआ था कि मीर जाफर क्या धोखेबाज निकला था, है ना। अगर ये सही से अगर भाग लेता, है ना, ये तो पहले ही तो जाके मिल गया था, किससे, क्लाइव के साथ मिल गया था। ये तो धोखेबाज था। एक तरह से कहा जाए कि सही मायने में ये युद्ध में भाग नहीं लिया था। अगर सही से अगर ये सही में अगर भाग लेता तो सिराजुद्दौला क्या होता, जीत जाता। तो सही बात है कि ये भाग नहीं लिया था। दूसरी बात कि इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया तथा मीर जाफर को नवाब बना। सही बात है, कौन मारता है, तो उसका बेटा, है ना, सिराजुद्दौला को मार देता है, किसका, मीर जाफर का बेटा, है ना, मीरन जो था वो क्या करता है, सिराजुद्दौला को मार देता। मुर्शिदाबाद में पहले से वो बैठा रहता है। यानी कि इसका मतलब कि आपका जो उत्तर होगा, आपका पूरा का पूरा उत्तर, है ना, पूरा का पूरा ऑप्शन, यानी कि 1 2 3 सभी ये क्या है, सही है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है। तो बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। तो बंगाल का नवाब तो बक्सर के युद्ध के समय कौन था, मीर जाफर था ना। कौन था, मीर जाफर था। लेकिन मीर जाफर तो पहले ही मारा गया, है ना, मीर जाफर तो पहले ही मारा गया। लेकिन संधि जो हुआ था किसके साथ हुआ था, बंगाल के नवाब के साथ संधि नहीं हुआ था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था, है ना। तो बंगाल के नवाब के उस समय संधि के समय में कौन था बंगाल का नवाब, तो नजमुद्दौला था। लेकिन संधि जो हुआ था एक्चुअल में वो किसके साथ, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, है ना, मुगल सम्राट कौन था, शाह आलम द्वितीय के साथ संधि होता है। तो बंगाल का नवाब ना कह के क्या, ये बंगाल का मुगल सम्राट के साथ हुआ था। तो ये आपका गलत होता है, ठीक है, ये आपका गलत है, ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। दूसरी बात कि बंगाल की दीवानी मिलने के बाद व्यापार की चीज़ें खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत नहीं रखा। सही बात है, क्योंकि बंगाल पर पूरा अधिकार हो ही गया, तो वहाँ से कुछ चीज़ लाने की क्या ज़रूरत था, ब्रिटेन से लाने की, जो भी था यहीं इसको सब कुछ मिल गया। तो अब यहीं से क्या होगा, और तो एक तरह से क्या, सोना तो ले जाने की ज़रूरत इसको पड़ता था, सोना लाने की ज़रूरत नहीं पड़ता था। यानी कि अब यहीं से क्या करता था, सामान को यहीं के पैसा से खरीदता था। यानी कि आपका एक तरह से कहा जाए कौन सा सही है, तो आपका बी क्या हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। उसके बाद आप देखा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध के कारणों के संदर्भ में। तो देखिए, नवाब ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले नजराने की मांग की। तो नजराने मतलब कर, वही ठीक है ना, कुछ डिमांड क्या था, पैसे कि हमको पैसा दो, कर दो, नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर सब तुम्हारा अधिकार छीन लेंगे। तो ये भी सही है, ठीक है। नवाबों ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार तो दिया, परंतु कंपनी की किलेबंदी को रोक दिया, तो नहीं, ठीक है। आपका जो नवाबों ने कंपनी को सिक्के ढालने का दिया, परंतु कंपनी
कि किलेबंदी को रोक दिया? कंपनी तो किलेबंदी तो कर ही रहा था, है ना, रोका थोड़ी था। तो ये तो गलत हो गया। यानी कि सही अगर आप देखा जाए तो ये आपका ए नंबर क्या है, सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बक्सर के युद्ध के संदर्भ में, बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यानी कि यह युद्ध, बक्सर का पूरा युद्ध का चर्चा कर चुके हैं। अब आप लोग सोचिए, यह युद्ध कंपनी और मीर जाफर के मध्य लड़ा गया। कंपनी और मीर जाफर, तो यहीं पर गलत हो गया। मीर जाफर नहीं, इस समय कौन था? मीर कासिम था, है ना। मीर कासिम हो गया, अवध के नाम नवाब सिराजउद्दौला हो गया, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय हो गया। ठीक है, तो मीर कासिम था, तो ये तो गलत हो गया। इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया, तो मीर कासिम को नवाब नहीं बनाया गया था। इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया था, तो मीर कासिम को नवाब थोड़ी बनाया गया था। इसमें फिर से जो है कि आप देखिएगा बक्सर के इस समय फिर से क्या हुआ, मीर जाफ़र को ही बना दिया गया था ना, यानी कि मीर जाफ़र को। देखिएगा कि पहले तो आपका सिराजउद्दौला को, फिर उसके बाद मीर जाफ़र को बना दिया गया। मीर जाफ़र के बाद अब देखिएगा फिर से मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम हटा तो फिर से यहाँ पर दोबारा मीर जाफ़र को बनाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र ही था। तीसरी ऑप्शन है, इस युद्ध के बाद अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपये कंपनी को चुकाना तय हुआ। तो ये आपका सही है कि कंपनी को 5 लाख रुपये दे चुकाना क्या हुआ, तय किया गया था, 5 लाख रुपये। तो ये आपका सही है। ये दोनों आपका क्या है, गलत है। तो ये आपका कथन सही पूछ रहा, कथन सही है, तो आपका ये सही है। चलिए, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो अभी हम लोग बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो क्योंकि मीर जाफ़र की तो मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद तुरंत ही क्या बना था, उसके बेटा को नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो बंगाल का नवाब कौन था? नजमुद्दौला। थैंक यू। आप लोग पूरे वीडियो को सही से देखिए, साथ ही नोट्स बनाइए, और आप वीडियो को शेयर भी कीजिए, आप लोग सभी लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए, ताकि इससे और हमें एनर्जी मिल सके और आगे इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते भी रहें। इसी तरह से फुल चैप्टर को डिस्कशन करेंगे, और उसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने भी लाते हैं। इसी तरह से आप हमेशा देखते रहिए। थैंक यू।